हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके हैं, यानी जो आपका 2021, 2022, 2023 की परीक्षा में जो आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साथ में जो समान जागरूकता है, इन सब टॉपिक को हमने यहाँ पर लिया है इस वीडियो में। और हमने कहा भी है कि इस बार को संभावना है कि आपके पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि इसके पहले तो दो ही बार पेपर हुए थे, है ना। 2 ही बार पेपर हुए हैं तो पीवाईक्यू क्या रखेंगे। लेकिन इस बार को देखा जाए तो काफ़ी ढेर सारे आपके क्वेश्चन हो गए आयोग के पास भी, है ना, पीवाईक्यू रखने के लिए। और दूसरी बात यहाँ पर देखा जाए, आपका सिलेबस भी तो बहुत बड़ा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपका सिलेबस हो, और 3 बार परीक्षा होने से मतलब है कि लगभग क्वेश्चन आपको कॉमन तो देखने को मिलने ही लगेंगे, है ना। तो इसलिए कहीं ना कहीं इस बार को पूरा का पूरा फोकस आपको पीवाईक्यू पर होना भी चाहिए। अभी तक देखो हमने आपको दे भी रहे थे और आपको यहाँ पर कह भी रहे हैं कि पीवाईक्यू पढ़कर जरूर जाइएगा, ठीक है ना। बाकी अगर नहीं जाइएगा तो जब पेपर आएगा पहले शिफ्ट में, तो जब आपको मिले तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में रहेगा, ठीक है ना। क्लियर है। तो चलिए पूरे के पूरे वीडियो हम लोग क्वेश्चन कवर कर लेंगे। अब बाकी इकोनॉमिक्स और साइंस की जो आपकी क्लास है वो लाइव क्लास हम आपको दे देंगे अलग से, एक साथ ही उनको यहाँ पर दे देंगे, जो कि आपको अलग से मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, स्वागत है, अभिनंदन है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए सर जी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और आपसे कह रहा है, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज्य के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था। यहाँ पर अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं तो आपका जवाब यहाँ पर लगभग हाजिर हो गया है। आपका जो आंसर आएगा वो ए हो जाएगा। ये सर आपका कलकत्ता है, यानी क्या हो जाएगा, ये कलकत्ता है, यानी स्वराज्य के समर्थन की बात है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, कलकत्ता। आपका जवाब राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था और जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर दे सकते हैं। काफी लोगों के जवाब आ भी रहे हैं। आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा, यहाँ पर बताना है। तो हमने कहा सर खुदाई खिदमतगार संस्थापक पूछा है, यानी जवाब सभी का है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये है खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी राइट आंसर आपका सी यहाँ पर हो जाएगा, सी नंबर आपका बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है और आपसे कह रहा है, सर 1913 ईस्वी में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय स्थित था। यानी अगर 1913 की अगर बात करते हैं तो हिंदुस्तान गदर पार्टी का जो मुख्यालय था वो आपके कहां पर था। क्वेश्चन नंबर आपको 3 का जवाब देना है। आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 3 नंबर का ऑप्शन जो आपका बनेगा वो आपका सी हो जाएगा। ये है सैन फ्रांसिस्को, है ना। ये जो आपका क्वेश्चन है ये 23 में भी पूछा गया है, 22 में भी पूछा गया था और 21 में भी पूछा गया है। बस थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आपसे जरूर कर दिया गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया गया है और यहाँ पर आपसे कह रहा है कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीति दल का गठन किया था। यानी अगर हम पूर्व की बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर जी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू की बात हो रही है, यानी बात हो रही है आपके यहाँ पर स्वराज पार्टी की, यानी राइट आंसर आपका डी यहाँ पर हो जाएगा। बीच में यहाँ पर कई प्रकार की बातें हो गई हैं, लेकिन बात हो रही है ये स्वराज पार्टी की ही, ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपका 5 नंबर है और 5 नंबर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मात्री थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए। यानी यहाँ पर ये जो शब्द कहा था वो कहा था सोमनाथ लाहौरी ने। याद रखिए, नया क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। सोमनाथ जो लाहौरी हैं, इन्होंने अपने सहयोगियों को महसूस करने के लिए प्रेरित किया कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मात थी और ब्रिटिश योजनाओं पर ही काम कर रही है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इन्होंने सही बात ये कहा था, है ना, इन्होंने ये जो बात कहा बिल्कुल सही बात कहा था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके 6 को आते हैं। 6 नंबर आपसे कह रहा है कि बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा यानी आंध्र प्रदेश जो आपका है, यानी आंध्र का जो डेल्टा क्षेत्र है वहां पर स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था और इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं। सिंपल सी बात करते हैं तो आप कहेंगे सर आंध्र प्रदेश के एरिया में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था इसको किस नाम से जाना गया था। गुड मॉर्निंग, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है, सभी का स्वागत है। 6 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन कहेंगे सर ये चलाया गया था वंदे मातरम आंदोलन। क्या चलाया गया था, यानी जो आंध्र प्रदेश का डेल्टा क्षेत्र है तो यहाँ पर जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था इसको नाम दिया गया था वंदे मातरम आंदोलन, यानी राइट आंसर आपका सी यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है और आपसे कह रहा है कि वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद
गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया था और कितने वर्षों के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी। यानी हम सेवन की बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर इनको 6 साल की सजा सुनाई गई थी। यानी राइट आंसर जिसका आएगा यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आपको याद होगा कि ये 10 मार्च में कब गिरफ्तार हुए थे। तो जब ऐसा क्वेश्चन बना है तो हो सकता है अगली बार डेट भी पूछ ले, क्या मालूम क्या आयोग करना चाहता है। तो याद रखिएगा 10 मार्च को, तो 10 मार्च को अहमदाबाद में गिरफ्तार किया गया था और राजद्रोह के आरोप में 6 साल की इनको सजा सुनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 8 दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष से मिलान करना है। हाँ, तबीयत खराब हो गई थी जिसकी वजह से इनको जल्दी छोड़ दिया गया था। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है और 8 नंबर में हमने कहा सर यहाँ पर जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को क्रम से आपको यहाँ पर बताना है। यानी अगर हम बात करते हैं 8 नंबर में तो पहले ऑप्शन को देखिएगा। पहला ऑप्शन कह रहा है सर बारदौली जो हुआ था ये कब हुआ था। बारदौली जो आपका किसान आंदोलन हुआ था ये कब हुआ था। तो साथ ही ये जो आपका हुआ था 1928 में, यानी यहाँ पर आपका ये डी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने नोवाखली की जो यात्रा किया था साथी ये किया था 18 में। कब किया था? 18 में, यानी आपका बी हो जाएगा। गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया था, तो साथ याद रखना है ये वही क्वेश्चन है जो बड़ा विवाद में था कि गांधी जी लंगोटी पहनना शुरू किया और ये किए थे आपके कब। तो आप कहेंगे सर ये 1921 में थे। वहीं पर अहमदाबाद में मिल मजदूरों की जो हड़ताल थी ये हड़ताल कब हुई थी। तो यहाँ पर ये हड़ताल कब हुई थी साथी। तो यहाँ पर अगर बात करते भाई इसमें आपको सी करना पड़ेगा तब ये बनेगा, क्योंकि आपको याद होगा कि अहमदाबाद में मिल मजदूरों की जो हड़ताल हुई थी वो आपकी 1918 में हुई थी। यानी यहाँ पर इसका आपका बी बनेगा। अब इस प्रकार से मिलान कर लीजिएगा। हम यहाँ पर तीर के माध्यम से कर देते हैं। महात्मा गांधी नोवाखली की यात्रा जो आपकी आपके 1946 में, लंगोटी पहनना आपके 1921 में और अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल हुई थी आपके ये 1918 में। साथ ही यहाँ पर ऑप्शन आपका सी वाला यहाँ पर बेस्ट बैठ रहा है। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है आपके 9 नंबर में। कह रहा है सर ये बताइएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 जो कि भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। यानी 1935 का जो अधिनियम था ये ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया। अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 है और दूसरा कौन था। तो दूसरा साथी था क्या? वर्मा सरकार अधिनियम 1935 है। यानी राइट आंसर आपका बी इसका हो जाएगा। राइट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको याद होगा कि 1935 में ही वर्मा को अलग किया गया था। पहले वर्मा भी अपने भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। तो इसका आंसर आपका बी के साथ बिल्कुल सही जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है आपके 10 नंबर में। सर 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे। यानी यहाँ पर 10 की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा रास बिहारी बोस। राम राम भैया, राम राम, वेलकम है, स्वागत है। हमने कहा सर जी ये बताइएगा कि जो आपके 1943 में सुभाष चंद्र बोस जो थे ये किसके नियंत्रण में पूर्वी एशिया आए। तो ये रास बिहारी बोस है। यानी फर्स्ट नंबर इसका जिसका आ रहा है जवाब बिल्कुल सही बनेगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 में और आपसे कह रहा है मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। यानी यहाँ पर बात हो रही है मोतीलाल तेजावत की। साथ ही याद रखना है ये संबंधित थे आपके राजस्थान से। कहां से? राजस्थान से। जैसे आपको याद होगा तेजावत और मेवात ऐसे याद रखना। मेवात कहां पर है? राजस्थान में। ऐसे तेजावत भी आपको याद रखना है कि ये नाम वहीं के नाम से रखा गया है। यानी आपका आंसर डी हो जाएगा। ये राजस्थान से संबंधित है। आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। यानी जो तेजावत भारतीय तेजावत थे, तेजावत को क्या बोलते हैं? साथ ही याद रखना तेजावत को आदिवासियों का, किसका? तो आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। साथ ही याद रखना है आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जब ऐसा पूछा जा सकता है तो कुछ भी पूछा जा सकता है। आयोग पर भरोसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन बना के आते हैं 12 में और कह रहा है सर ये बताना है निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था। चलिए साथी यहाँ पर जवाब देना है कि आपका किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था। वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सर जी कि मंडी षड्यंत्र हुआ था 12 की बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये गदर पार्टी है। यानी गदर पार्टी के नेतृत्व में हुआ था मंडी षड्यंत्र। ऑप्शन आपका बी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है 13 और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। चलिए
क्वेश्चन बड़े अच्छे रहे हैं, है ना, तभी तो पेड एग्जाम 2023 भी बड़ा अच्छा रहा है ना। यहाँ पर क्वेश्चन भी अच्छे हैं और सब कुछ अच्छे हैं। आने वाली परीक्षा बस इतना कठिन न ले, नहीं तो फिर यूपीएससी और यूपीएससी में कोई अंतर भी नहीं रह जाएगा, है ना। तो फिर बच्चे कहेंगे इससे अच्छा तो यूपीएससी था। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है और 13 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस आपकी मुस्लिम लीग मनाया, यानी फर्स्ट नंबर जिसका आ रहा है जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पाकिस्तान की मांग को बढ़ावा देने के लिए ये ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना चाह रही थी, इसलिए आंसर आपका फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो, आपकी जो प्राचीन हिस्ट्री थी, मिडवल हिस्ट्री, वो थोड़ी आसान होती है। ये जो आधुनिक भारत है थोड़ा कठिन होता है, इसलिए इसको हम लोग समझाते हुए चलेंगे, सुपर फास्ट तरीके से होंगे लेकिन समझाते हुए आपको चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है और आपसे कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में आईएनए ध्वज फहराया, वह शहर अब निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश में आपके स्थित है? चलिए हाँ, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 14 में, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? दोस्तों ये मणिपुर है। क्या है? तो आपके जो मोइरांग एक जनजाति भी पाई जाती है, मोइरांग एक इलाका भी है। तो दोस्तों मोइरांग जो आपका है ये मणिपुर में है, यानी ये जो अब शहर है वो आपके कहाँ पर है? मणिपुर है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। लद्दाख नहीं बताना है, ये आपके मणिपुर में है, क्योंकि भैया इस बात को याद रखना सुभाष चंद्र बोस जो आए थे उनका एरिया जो आपका था वो कौन सा एरिया था? ये वाला एरिया कहीं ना कहीं इस एरिया पर ज्यादा थे, अंडमान निकोबार, मणिपुर और ऐसी एरिया में थे। क्लियर है? क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर आपके 15 में, कह रहा है कि सर 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया था। यानी इन्होंने कहा कि एक ऐसा भी राज्य है जो कैसा है? एक चेरी के बराबर है, यानी एक दिन हमारे मुंह में गिरेगा जरूर। यानी ये जो बात कही गई थी वो आपके अवध की बात की गई थी। हमने कहा सबसे बड़ा टारगेट अवध था, सबसे ज्यादा सैनिक भी यहाँ पर हेल्प किए थे अंग्रेजों की अवध के, लेकिन बाद में इनको चेरी समझ के खा लिया, यानी अवध को। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट, है ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 16 और कह रहे हैं सर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कब इस्तीफा दिया था? साथ ही यहाँ पर बताना है कि सर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्रालयों ने कब इस्तीफा दिया? यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो राइट में से क्या हो सकता है? 16 का ऑप्शन देना है। और हमने कहा सर जी 16 है तो 16 का ऑप्शन क्या बन सकता है? जवाब सुपरफास्ट तरीके से देना है। जवाब आ गया है लगभग सभी का, तो हमने कहा सर ये आपका है 1939। साथ ही याद रखना है यहाँ पर इस्तीफे की बात किया है, यानी इस्तीफा पहली बार कब हुआ था? सुभाष चंद्र बोस जो आपके थे वो 1938 में क्या हुए थे? आपके अध्यक्ष बने थे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? 1939 में गांधी जी के समर्थक पट्टाभी सीतारामैया इनके विरुद्ध आपके क्या हुए? चुनाव लड़ गए और हार गए, जिससे गांधी जी नाराज हो गए और इसके बाद यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने अपना इस्तीफा दे दिया। तो पहली ऐसी घटना देखने को मिलता है त्रिपुरा अधिवेशन। ऑप्शन आपका बी बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है और आपसे कह रहा है कि 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस का साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा गया? देंगे। हमने कहा सर जी गांधी जी हैं और आपके कांग्रेस के साथ समझौता हुआ है विंस्टन चर्चिल, यानी यहाँ पर किसके समझौता करने का प्रयास के लिए किसे भारत भेजा गया था? तो 17 की बात करते हैं तो साथ ही ये थे आपके स्टेफर्ड क्रिप्स, यानी 1942 की बात है। अगर तुक्का भी मारा जाए तो काम चल जाएगा, क्योंकि स्टेफर्ड क्रिप्स आए थे, जो क्रिप्स मिशन भारत आया था। यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 18 में और आपसे कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत संघर्ष के लिए एक साथ आने वाला, है ना, फैसला जो आपका किया गया था, यानी यहाँ पर कौन सा फैसला था? चलिए 18 नंबर देखो, लैंग्वेज कितना खतरनाक है। लैंग्वेज बहुत खतरनाक है लेकिन बिल्कुल आसान है। हमने कहा सर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जो भारतीय मुस्लिम लीग थी, है ना, और साथ आने का फैसला किया, तो ये तो लखनऊ आंदोलन था ना, यानी लखनऊ पैक्ट जो आपका 1916 है। नरम दल और गरम दल ये पास में आ गए थे, यानी आसान क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज थोड़ा कठिन कर दिया है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। 1916 में जो अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे? तो 1916 में आपके अध्यक्ष थे एमसी मजूमदार, है ना, ये आपके बने थे। और यहीं पर गांधी जी और चंपारण के जो आपके थे कौन है? राम कुमार जी, उनसे मुलाकात भी यहाँ पर हुई थी और यहाँ पर जानकारी भी दिया था गांधी जी को कि नहीं चंपारण में क्या चल रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है और कह रहा है कि भूदान ग्राम दान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? यानी 19 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर भूदान यानी जो ग्राम दान आंदोलन है ये विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। साथ ही एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, पहला सत्याग्रही कौन थे? बताइएगा। आपसे पूछा जाता है सर पहला
पहला सत्याग्राही, सत्याग्राही किसे कहा जाता है? तो साथ ही याद रखना है पहला सत्याग्राही आपके विनोबा भावे हैं। अगर मैं आपसे पूछे सर जी सेकंड सत्याग्राही कौन थे, तो आपके जो जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू जो थे, जवाहरलाल नेहरू थे, ये सेकंड सत्याग्राही माना जाता है, याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 20 की ओर, और आपसे कह रहा है सर जी बताना है दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? यानी गांधी जी कह रहे थे कि हम इस दांडी यात्रा में हम जितने पुरुष हैं वही जाएंगे, लेकिन एक व्यक्ति ऐसे भी थे, उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पर पुरुषों के साथ महिलाओं को भी जाना जरूरी होगा। यानी यहाँ पर जो आपका है कमला देवी चट्टोपाध्याय है, यानी राइट आंसर आपका बी बनेगा। दोस्तों इनका नाम है कमला देवी चट्टोपाध्याय, ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 21 में, और आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है सर राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी? साथ ही याद रखना है, हमने आपको बताया था कि ये सर आपका जो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, सीटेड एग्जाम हो या कोई एग्जाम हो। दोस्तों ये क्रांति है फ्रांसीसी क्रांति, यानी राष्ट्रवाद के बारे में जो अच्छी तरीके से बताया गया वो फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बताया गया। यानी फ्रांसीसी क्रांति न केवल राजशाही को उखाड़ फेंकने का प्रयास करती है, बल्कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों को रखती है। तो एक शब्द पूछा जाता है सर फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? तो फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता। क्या था? यहाँ पर कहेंगे सर जी स्वतंत्रता, और क्या हो जाएगा यहाँ पर समानता, स्वतंत्रता, समानता और साथ में क्या है बंधुत्व। बंधुत्व, ये शब्द आपको याद रखना है, ये सीटेट में भी क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। जिन लोगों ने पेपर दिया होगा उनको याद आ गया होगा, फ्रांसीसी क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हमेशा पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, और आपसे कह रहा है किस सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? यानी देखा जाए तो बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ, ये किस अधिनियम के यहाँ पर कारण हुआ था? साथ ही 22 की बात कर लेते हैं, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 है, यानी सबसे बड़ा अधिनियम आपका यही है, जो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। साथ ही याद रखना है, क्लियर है? अरे भैया पास हो जाओगे, परेशान नहीं होना है, बस किस्मत ही खराब हो तो बात दूसरी है। बाकी हमने कहा है आप जुड़े रहिए, विश्वास के साथ जुड़िए। हमने कहा आयोग गद्दारी ना करे, आईएएस जैसा पेपर ना दे, और इस बार अगर देता भी है तो आप लड़ने की क्षमता इस बार आप लोगों के अंदर हम कर देंगे, और ऑलरेडी हो चुकी, आपकी सोच बदल गई है। जब आपकी सोच बदल जाएगी कि नहीं कठिन पेपर भी, कठिन क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आपकी तैयारी भी कठिन होगी। पहले आप लोग कठिन पढ़ते नहीं थे, हम पढ़ाना भी चाहते थे और आप लोग पढ़ना नहीं चाहते थे, लेकिन जब आयोग ने ऐसी गलती कर दी तो अब आपके अंदर भी एक पॉजिटिव चीज हो गई है कि हो सकता है कि कठिन आ जाए तो आप पढ़ते भी इस बार को हो, है कि नहीं? तो पॉजिटिव चीज आपकी हो गई है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, और आपसे कह रहा है कि प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? साथ ही यहाँ पर दिल्ली चलो या चलो दिल्ली आपसे कह रहा है, तो आप कहेंगे 23 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर, सुभाष चंद्र बोस, यानी जिसका ऑप्शन आ गया है बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बात कब की है? तो बात है आपकी 1944 की है। साथ ही कब की है? तो 1944 में दोस्तों यहाँ पर दिया था। 16 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के बड़े मैदान में प्रांगण में दिल्ली चलो का भाषण दिया था। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रीय गवर्नर जनरल था? आईएमपी क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। 24 की बात कर लेते हैं, तो आप कहेंगे सर सी राजगोपालाचारी हैं, क्योंकि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल पूछा है, वो भी स्वतंत्र भारत का है, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा सी राजगोपाली। अगर आप दे रहे हैं तो जवाब इनमें से हो जाएगा। वहीं पर आपको मालूम है कि माउंट बेटन इसमें है ही नहीं है। अगर माउंट बेटन होते तो क्वेश्चन में लफड़ा हो जाता। क्यों? क्योंकि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय पूछा गया है, तो हमने स्वतंत्र भारत का पहला अच्छा भारतीय लगा तो दिया है, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय लगा दिया है, यानी सी राजगोपाल, और स्वतंत्र भारत का पहला अगर गवर्नर जनरल लगा देता और ये न लगाता तो माउंट बेटन हो जाते, ठीक है ना। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपके 25 में चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? चलिए बताना है कि किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया। देखिए 2023 के पेपर में पूछा गया, 2022 में भी पूछा गया। हमने कहा सर 1935 का अधिनियम ही इतना अच्छा है कि हर बार ही पूछा जाएगा। याद रखिएगा कि वर्मा को जो अलग किया गया था, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। देखो कल की क्लास में स्पीड हमारी ज्यादा थी क्योंकि वो आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आधुनिक भारत आपके हमेशा जीवन में काम भी देंगे, जो भी परीक्षाएं होंगी वहां भी काम देंगे, इसलिए इसको हम समझाते हुए आपका प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा बहुत समझाते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, और आपसे कह रहा है खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था?
यानी जो खिलाफत मुद्दा था, ये जो खिलाफत मुद्दा था, इसके पीछे मुख्य कारण था कि जो हिंदू थे और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए था। यानी जो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, इनके बीच ज्यादा से ज्यादा एकता लाया जा सके, इसलिए यहाँ पर देखा जाए तो खिलाफत मुद्दे में उठाने में गांधी जी का निर्णय यहाँ पर रहा था। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है और कह रहा है भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था। साथ ही यहाँ पर दिया है आईएनए का गठन जो किया वो किसने किया 27 नंबर में। तो साथ ही आप कहेंगे सर ये कैप्टन मोहन थे, यानी आप आंसर सी हो जाएगा, कैप्टन मोहन आपका बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है आपकी 28 में और आपसे कह रहा है कि 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था। अब थोड़ा सा आपको इजी मिलेंगे क्योंकि 2023 के क्वेश्चन थोड़े से लेंदी थे, बड़े बड़े थे, अब थोड़ा सा आसान आपको मिलने वाले हैं। यानी 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या बना था। 28 की बात करते हैं तो साथ ही यहाँ पर दिया है नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा था। यानी आपका आंसर बी हो जाएगा कि सर जी सविनय अवज्ञा आंदोलन की कब की बात है, 1930 की हो रही है, यानी बी नंबर हो जाएगा, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च यहाँ पर था। ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 29 है और आपसे कह रहा है कि सर पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखना है। चलिए पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम पूछा गया 29 नंबर में। साथ ही ये कौन थे, हसरत मोहानी, यानी मौलाना हसरत मोहानी। याद रखिए इन्होंने क्या किया था 1921 में। कब है, 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में। कौन सा, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था अहमदाबाद में। कहाँ हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था। तो अहमदाबाद कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी ये आपके मौलाना हसरत मोहानी। ऑप्शन आपको देना है, डी नंबर याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है और आपसे कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। यानी अगर हम 30 की बात करते हैं, सर जी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो आप जवाब जरूर दे सकते हैं। राधे राधे, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है, राधे राधे भैया, राधे राधे। देखिए 30 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये थे आपके सुभाष चंद्र बोस। कौन है, सुभाष चंद्र बोस, यानी आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आपको याद होगा 1939 में जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया और जब इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक क्रांतिकारी शाखा के रूप में अखिल भारतीय बनाया, यानी आप कहेंगे सर आपका आंसर बी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है आपके 31 में दिया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था। यानी थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिएगा कि 1935 का, हमने कहा सर जी 1935 पढ़ लीजिएगा, आपके सिलेबस में स्पेशल दिया गया 1935। इसके प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा है। यानी यहाँ पर जो बात हुआ है दोस्तों, ये जो दिया है प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां बनाई गई थी। यानी जो प्रांतीय सरकार थी इस पर गवर्नर जनरल के लिए विशेष शक्तियां बनाई गई थी 1935 ब्रिटिश सरकार अधिनियम। ऑप्शन आपका फर्स्ट बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32 और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। यानी स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण जो माना जाता है, इनमें से क्या माना जाता है। ये जो स्वदेशी आंदोलन हुआ मुख्य कारण क्या था जिसके कारण से ये आपका हुआ था, साथ ही आपको बताना है। चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तो आपका आंसर इनमें से जो राइट हो जाएगा साथी वो आपका होगा क्या। चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपके 32 में, तो आप कहेंगे सर इसका ऑप्शन जो बनेगा वो राइट हो जाएगा सी, यानी बंगाल को विभाजन करने का जो निर्णय है, बंगाल को विभाजन करने का जो आपका निर्णय ले लिया गया था, यही आपका क्या था भैया, मुख्य कारण आपका हो गया था। यानी राइट आंसर जो आपका बनेगा यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा और पीला जो डिजाइन किया था वो किसने डिजाइन किया था, साथ ही आपको बताना है। चलिए यहाँ पर जो डिजाइन किया वो किसने डिजाइन किया था, साथ ही यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर जो आप देना है तो हमने कहा सर इसका जो आपका आंसर आएगा वो लगभग सभी का जवाब सही है। यहाँ पर जवाब सी हो जाएगा, ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान था, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है आपकी 34 में, कह रहा है सर जी खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया था। चलिए यहाँ पर देना है 34 नंबर। तो 34 की अगर हम बात कर लेते हैं तो 34 को ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 1919। यानी यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं आपके 34 में तो ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बॉम्बे में खिलाफत समिति का गठन किया गया। साथ ही याद रखना ये जो खलीफा का पद होता था उस समय
है ना, सबसे बड़ा पद, भारत ही नहीं विश्व में सबसे बड़ा पद होता था खलीफा। यानी आपका जो आंसर है वो आपका फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति आपकी की गई थी। यानी 1935 की बात हो रही है और 1935 में साथ याद रखना है, कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। तो कहेंगे सर जी 6 + 7, यानी आपका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे 6 इसका आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका बी बन जाएगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 36 में और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। यानी भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था कब, क्या कैबिनेट मिशन में आया था भारत छोड़ो आंदोलन? नहीं भैया, 1942 जब आया तो इसका मतलब आपका ये क्रिप्स मिशन की विफलता थी और क्रिप्स मिशन की विफलता यानी आपका जो आंसर है यहाँ पर डी वाला राइट हो जाएगा। साथ ही अगले क्वेश्चन में आते हैं 37 में, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना है, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं वो किसको जानते हैं। आसान क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा आसान आपको मिलने वाला है, यानी दादा भाई नौरोजी आपका जो जवाब दिया गया है यहाँ पर ए नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, है ना। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करके स्पीड को थोड़ा बढ़ाया जाए। कह रहे सर जी सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग की शुरुआत हुई थी। यानी 38 दिसंबर की बात कर लेते हैं तो साथ ही यहाँ पर एनी बेसेंट ने भी किया था होम रूल की स्थापना और लोकमान्य तिलक ने भी किया था। यानी आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आते हैं 39 दिसंबर में और ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको रटा होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। चाहो तो हम इसके ऑप्शन को भी आपको दे देते हैं। यहाँ पर देखिए चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। हमने कहा सर जी ब्रह्म समाज की जो स्थापना है, क्या है, ब्रह्म समाज की जो स्थापना की गई थी वो आपके राजा राम मोहन राय यानी यहाँ पर 3 पे चलते हैं। वहीं पर रामकृष्ण मिशन है आपके स्वामी विवेकानंद आपके हो जाएंगे। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। बाकी सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राय फूले ने किया था। यानी राइट आंसर आपका सी के साथ चला जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन आपके स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज आपके स्वामी विवेकानंद है, आपके रामकृष्ण जो आपके हैं विवेकानंद हैं और आर्य समाज है वो आपके दयानंद सरस्वती हैं। बाकी सत्य शोधक आपकी ज्योतिबा राव। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दिया है करो या मरो का नारा जो दिया था वो किसने दिया था। बताना है करो या मरो का नारा जो दिया वो किसने दिया था। साथ ही 40 की बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो हमने कहा सबसे पहले यहाँ पर करो या मरो का नारा दिया इन ऑप्शन में से, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जवाब क्या है, महात्मा गांधी है। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने 1942 में ये नारा आपका दिया था, साथ ही याद रखना है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। वैसे वास्तविक नारा इनका था नहीं, मोहानी जी का था और इनका पॉपुलर गांधी जी ने बना दिया था। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया 41 में, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक ने संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। यानी संघीय शासन व्यवस्था देखने को मिली। हमने कहा सर ये है 1935 का अधिनियम। यानी राइट आंसर आपका सी के साथ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया 42 में, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था। यानी साइमन कमीशन भारत में जो पहली बार आया साथी वो कब आया था। तो आप कहेंगे सर जी आपके 1928 में आया था। यानी राइट आंसर आपका डी के साथ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके 43 और आपसे कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। 2023 में देखो पूछा गया, 2021 में भी पूछा गया। यानी 43 को ऑप्शन बी हो जाएगा। सर ये लाहौर अधिवेशन था। लाहौर अधिवेशन आपका हुआ था कब। तो आप कहेंगे सर 19 दिसंबर को हुआ था। कब हुआ था, 19 दिसंबर 1929 को हुआ था और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव यहाँ पर लाया गया, लाहौर अधिवेशन। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 44 है और कह रहा है सर जी बताना है कि इंडियन नेशनल आर्मी जो आपका है, यानी कि अगर हम बात कर लेते हैं मिलान में से तो भैया इंडियन नेशनल आर्मी, यानी ये बात हो रही है सुभाष चंद्र बोस की। गदर पार्टी की बात हो रही है यानी लाला हरदयाल की बात हो रही है। मित्र मेला जो आपके थे वो आपके हो जाएंगे वीडी सावरकर हो जाएंगे और होम रूल जो आपके हो जाएंगे एनी बेसेंट हो जाएंगे। यानी ऑप्शन आपको मिल चुका है। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी है। चलिए बफरिंग हो गई है क्या, चलो सही हो गई है। चलिए बफरिंग हो गई है क्या, चलो सही हो गई है। चलो बारिश थोड़ा सा हो रही है ना, हल्की फुल्की है ना, इस वजह से मौसम गड़बड़, इस वजह से हो सकता है कहीं कहीं बफरिंग हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है ना। हमने चेक कर लिया, देख लिया है, फिर से सही हो गया है। परेशान ना होइएगा, कहीं कहीं आपको मोबाइल भी दिक्कत कर जाता है, फिर हमारा बेचारा नेट है वो भी दिक्कत कर जाएगा, है ना। हम लोगों का
ये तो है नहीं है कि हम लोगों से काम हो। यहाँ पर देखिए इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन है जो काकोरी कांड के केस में आपका शामिल था। यानी काकोरी कांड के हिसाब से पूछा है 46 नंबर में, नोट करिएगा सर ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, यानी आपका जो आंसर है डी नंबर है राइट हो जाएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जुड़ा है काकोरी षड्यंत्र केस है, यानी काकोरी ट्रेन एक्शन, जिसका नया नाम आपका हो चुका है। थोड़ा कलर बदल लें तो थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ ही भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से लेकर 1949 तक कानून बनाए थे। यानी साथ ही याद रखना है ये जो आपका धारा नंबर आपका 100 है, धारा नंबर जो 100 है, भूले नहीं भैया, भूले नहीं, हम कोहुक ना भूले थे, परेशान ना हो। याद रखिए धारा जो आपका 100 है इसके तहत 1947 से 1949 तक जो आपके कानून है बनाए जा रहे थे और ये अधिनियम चल रहा था 1935 का, लेकिन धारा थी आपकी कौन, तो आपका 100 ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। साथ ही अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है दूसरा कि उस उच्च न्यायालय का नाम बताइएगा जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश के साथ भी है। यानी देखा जाए साथी यहाँ पर दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो साथी ये आपका जो अंडमान निकोबार है ना, इसका जो आपका जो कह सकते हैं इसका जो क्षेत्राधिकार है कलकत्ता उच्च न्यायालय के साथ है। यानी आपका जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। यानी आप कहेंगे सर जी जो पड़ोसी आपके हैं अंडमान निकोबार यहाँ है और कलकत्ता यहाँ पर, ये पड़ोसी आपके हो गए, यानी ऑप्शन आपका साथी बी नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है, कह रहा है सर पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73 नंबर का जो संशोधन हुआ था और 74 नंबर का जो संवैधानिक संशोधन हुआ था ये कब पारित हुआ था। तो साथ ही जब पारित होने की बात कर लेना तो ये पारित हुआ था दिसंबर 1900 यहाँ पर 92 दिया गया है। यानी कि अगर हम 3 की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये जवाब सही है क्या कि नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है भाई, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, एक बार बताओ। पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया था। चलो साथी बताइएगा, ये नंबर सही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना है 1992 बिल्कुल सही आपका है, याद रखना है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, 1992 बिल्कुल सही बनेगा। साथ ही अगला क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, कह रहे सर 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम या विधेयक है जो प्रस्तावित किया गया था। साथ ही याद रखना है 4 नंबर में, और 4 का जो ऑप्शन आएगा वो सर जी आपका दिया है अधिकारों का जो बिल था। यानी जो अधिकारों का बिल था ये बिल प्रस्ताव पारित किया गया था 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा। साथ ही यहाँ पर आंसर नंबर आपको जो दिया है वो आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके 5 में चलते हैं और आपसे कह रहा है सर बताना है निम्नलिखित में से कौन से एक भारतीय श्रम और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य है काम करने का अधिकार, यानी राइट टू वर्क की गारंटी कौन देता है। तो साथ ही राइट टू वर्क की गारंटी देता है ये जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। यहाँ पर देखिए काम करने का अधिकार मिलेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, ऑप्शन नंबर आपको डी नंबर आपको देना है। साथ ही अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे क्या कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और दूसरा कौन था, कल भी हमने हिस्ट्री में बताया था दूसरा कौन था, तो दूसरा था वर्मा सरकार अधिनियम 1935। हिस्ट्री में भी आपको पढ़ाया है ना। यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 7 में, कह रहा है सर स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त इनमें से कौन थे। आज की क्लास सुपरफास्ट तरीके से होना है, कल ज्योग्राफी थी उसमें मैप बनाकर समझाना था, आपके दिमाग में बिल्कुल चिपकाना था, लेकिन आज आपको दिमाग खोल कर ही रखना है क्योंकि हम लगातार बिल्कुल से बोलते जाएंगे और आप दिमाग में जाते जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है, खुश रहिए भैया, इसे सफल बनाए। तो हमने कहा सर जी स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त पूछा गया है, यानी 7 की बात हो रही है, ये सुकुमार सेन थे, यानी आपका आंसर सर जी बी नंबर राइट हो जाएगा। साथ ही अगला क्वेश्चन नंबर आपका 8 है और आपसे कह रहा है कि समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय यानी चैप्टर में पुरुष और महिलाओं को समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले शामिल हैं। यानी साथ ही याद रखना है 8 नंबर में ये जो अध्याय नंबर आपका 2 है, यानी आपका जो आंसर है आपका फर्स्ट हो जाएगा। साथ ही 1976 के तहत एक आर्टिकल भी आपका जोड़ा गया था 39 नंबर में बदलाव भी किए गए। वहां पर आपका आर्टिकल नंबर 39 के 2 में कहा गया कि समान कार्य के लिए समान वेतन भी आपको मिलेगा। तो साथ ही ये ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा, दोस्तों याद रखना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सर जी यहाँ पर 9 नंबर, चलो यहाँ पर देखो दिया है, हमने कहा सर जी जब मार्केट की सभी बुकें सॉल्व करा देंगे तो क्वेश्चन तो फंसेंगे, बाकी हम अपना कुछ मैटर एग्जाम के अंत के समय आपको जरूर देते हैं, जो आपके होता है क्या
अग्नि परीक्षा मॉडल पेपर हम आपको 10 से 15 दिन के लिए दे देते हैं, वो आप लोगों के लिए रामबाण होते हैं, है ना। देखो हमने कहा सर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, यानी राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं। ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है? तो साथी ये आर्टिकल है आपका 176 है। इसमें कहा गया है कि जो राज्यपाल हैं वो विधानसभा को संबोधित करते हैं और राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं। साथ ही ये आपका है 175, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहे हैं सर जी आपके 10 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और साथ में उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामले के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है। साथ ही यहाँ पर याद रखिएगा 10 नंबर में ये जो आपका आया था राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए कठिन है। नया क्वेश्चन एक बार फिर से देखिएगा। कह रहा है निम्न में से कौन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामले के विषय का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है। साथ ही ये जो आपका है वो राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड होता है। क्या होता है? राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड होता है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं NJDG। एन इसके बाद इसको बोलते हैं यहाँ पर ऐसे एन आप करेंगे एन और इसके बाद जे, एन जे और इसके बाद डी और इसके बाद जी। ये शॉर्टकट में अगर आपको मिले इसका मतलब आपका यही होता है राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड आपका होता है। यानी जो अधीनस्थ न्यायालय हैं और उच्च न्यायालय हैं इनके आदेश, निर्णय और मामले ये विवरण एक डेटाबेस प्रदान करता है। साथ ही ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म होता है तो आपका जो ई कोर्ट होता है उस परियोजना का एक हिस्सा है। साथ ही अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका 11 में, कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो उद्घाटन है वो किया गया था। उद्घाटन संसद भवन अब पुराना में जो प्रिंसेस के चैम्बर में हुआ था। यानी बात कब की हो रही है, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है उद्घाटन कब हुआ था? तो साथ ही उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 को भारत जो था वो संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के 2 दिन बाद, यानी 2 दिन बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हो गया था और उद्घाटन पुराने संसद भवन का जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेप था वहां पर हुआ था, है ना। यहाँ पर साथ ही अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे क्या दिया गया है 12 में, कह रहा है कि राजस्थान पहला राज्य था जहां पर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। इससे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था? इसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में किया गया था? राधे राधे भैया, राधे 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 राधे। 12 नंबर दिया है और 12 का ऑप्शन हो जाएगा सर जी ये नागौर जिले में है। यानी आपका जो आंसर है आपका 80 नंबर है, राइट हो जाएगा। साथ ही याद रखना है खाना खाते जाइएगा, देखते जाइएगा, कमेंट बाद में करिएगा, है ना। कह रहे सर जी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? तो भैया अब तो बड़ी समस्या आ गई कि हम लोगों ने हमेशा पढ़ा कि पहले चरण में आपके कितने 14 बड़े बैंकों का हुआ था, अब ये 1969 में। तो भैया कभी हम लोगों ने इतना डीप में नहीं पढ़ा है कि वो कौन से 14 बैंक आपके हैं, लेकिन क्या करें, है ना, अब आ गया है तो पढ़ना पड़ेगा। तो साथ ही याद रखना है ये जो आपका विजया बैंक है ये इनमें आपका शामिल नहीं था, यानी आपका आंसर डी नंबर के साथ यहाँ पर हो जाएगा आपका विजया बैंक। बाकी जब क्वेश्चन 2023 में आया है तो आपका एक फर्ज बनता है, क्या बनता है? एक फर्ज बनता है कि जब आप किताब में हो या गूगल में हो तो हर एक क्वेश्चन का गूगल करके उसका गहनता से अध्ययन कर लीजिएगा। साथ ही हमारी बात एक बार फिर से मान लीजिएगा कि मान लो अगर पेपर में आयोग गुस्सा बैठा हो और फिर से आपका क्वेश्चन ऐसे बना दे तो आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 23 के हैं तो उनका गूगल करके अध्ययन कर लीजिएगा बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है 14 में और कह रहा है निम्न में से कौन सी विशेषता है जो राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? साथ ही ये आपका क्या होता है, आपको याद है राज्यसभा में क्या होता है? राज्यसभा को हम विघटन कर सकते हैं, यानी किस प्रकार से? यानी यहाँ पर देखा जाए सदस्यों का नामांकन है, अप्रत्यक्ष चुनाव है, सदस्य का कार्यकाल है, ठीक है, लेकिन महाभियोग की जो शक्ति है यही इनमें सबसे बड़ा अंतर है। क्योंकि आपको मालूम है राज्यसभा के लोग महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। क्या? राज्यसभा के लोग महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं 2/3 बहुमत पारित करके, लेकिन विधानसभा वाले भैया कोई काम नहीं होता, यानी विधान परिषद वाले यहाँ पर भाग नहीं लेते हैं। लेकिन विधान परिषद वाले सदस्यों को नामांकन करेंगे, अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, सदस्यता का कार्यकाल होगा, लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेंगे, ठीक है ना। साथ ही अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके 15 में और कह रहा है सर जी भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभाओं दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया है? साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, यानी अब दिमाग में भर लीजिएगा कि भैया ये 2023 की परीक्षा में पूछा गया है कि जो आपका एंग्लो इंडियन वाला सिस्टम है वो समाप्त कर दिया है। तो इसका मतलब 15 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो कहेंगे सर जी ये अधिनियम आया था 2019 में और ये 104 नंबर
संविधान का संशोधन हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर आपका साथी सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। साथ ही अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। यानी 16 की बात करते हैं तो साथ ही ये आर्टिकल नंबर आपका 167 है, क्योंकि बात हो रही है मुख्यमंत्री के कर्तव्य की बात हो रही है, तो आपका जो आंसर होगा सर जी आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। साथ ही अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव है ना किसके द्वारा पेश किया गया था। क्या ये क्वेश्चन पढ़ाए नहीं है? आपको जरूर पढ़ाए हुए मिलेंगे। हाँ, इतना हो सकता है कि 100% नहीं होगा तो कम से कम 30 से 40% मिलेगा आपको। तो साथ ही उद्देश्य प्रस्ताव जो आपका है किसके द्वारा पेश किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर आपका बनेगा 17 में ए नंबर। साथ ही अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जाता है। तो साथ ही मौलिक अधिकारों को निलंबित करते हैं कब? ये जो आर्टिकल नंबर आपका है कौन? ऑप्शन नंबर आपका बी 359 जो आपका होता है उसके तहत मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जाता है। साथ ही याद रखना ऑप्शन बी हो जाएगा। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। कह रहा है सर जी बताइएगा भारत की संघ कार्यकारिणी में कौन शामिल नहीं है। यानी भारत के संघ कार्यकारिणी में साथ ही याद रखिएगा आपके राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, लेकिन साथ ही राज्यों के राज्यपाल, ये राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं ये संघ के कार्यकारिणी में शामिल नहीं होते, यानी ऑप्शन आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। साथ ही अगला क्वेश्चन आपका 20 है और आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और उसके गठन के बारे में कहा गया है। देख सकते हैं काफी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर 20 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा। सर जी 124 है, यानी 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और उसके गठन के बारे में कहा गया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। साथ ही अगला क्वेश्चन आइएगा, कह रहा है सर जी ये बताइएगा, कह रहा है कि ये पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है, यानी मौलिक अधिकारों को लागू करेगा सर्वोच्च न्यायालय और आपका उच्च न्यायालय, क्योंकि मौलिक अधिकार थे हमने कहा सर जी तो आपका 32 नंबर और आपका यहाँ पर 226 नंबर है, यानी आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। साथ ही अगला है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन होता है। चलिए जवाब देना है 22 नंबर में और डेली पढ़ेंगे जीके तब तो सही है। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपने उसको 10 दिन समय दे दिया और कॉन्सेप्ट को समझ गए तो भैया आपको समस्या नहीं आएगी, जब भी उठा के देखेंगे वही कॉन्सेप्ट चलेगा। लेकिन जीके जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है अगर आपने उसको 5 दिन गोला मार दिया यानी आप 25 दिन पीछे चले गए, 1 दिन गोला मार दिया यानी आप 5 दिन पीछे चले गए। तो जीएस का मतलब होता है डेली आपको रिविजन करना है तो करना है। क्लियर है ना साथी, याद रहेगा। तो चलो यहाँ पर बता दीजिएगा कि सर जी भारत में जो मानव अधिकार आयोग है ना, ये किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो 22 नंबर का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, गृह मंत्रालय के अधीन आता है। गृह मंत्रालय ऑप्शन फर्स्ट बनेगा। साथ ही अगला दिया गया है 23 नंबर में, निम्नलिखित में से किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार होता है। तो याद रखिएगा कि उच्च न्यायालय को अगर स्थापित करना है तो ये संसद के पास शक्ति दी गई है, यानी कोई नया अगर उच्च न्यायालय बनना है, हाईकोर्ट बनना है तो भैया याद रखना है संसद के पास ये शक्ति है। ऑप्शन आपका बी बनेगा। साथ ही अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 24 में, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है। तो साथ ही जो अल्पसंख्यक होता है उनके हित की रक्षा करने के लिए एक आर्टिकल बनाया गया, आर्टिकल नंबर आपका 29 यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ये सब कुछ हमने आपको अपने मैराथन में पढ़ा दिया है ना। यहाँ पर देखिए 25 नंबर है सर, 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया नीति निर्देशक तत्व को जोड़ा गया था। साथ ही 2023 में क्वेश्चन को थोड़ा सा बनाया गया है ना, क्या बनाया गया, थोड़ा सा कठिन बनाया गया, जो कि हमने आपके क्वेश्चन नंबर आपके दूसरे को पढ़ाया भी था। हमने कहा सर जी ये जो आपका है 2023 में नया क्वेश्चन बना के दिया गया वही क्वेश्चन था, आंसर भी वही था। यानी अभी हमने बताया समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता जो आपकी है वो 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था और ये आर्टिकल नंबर आपका 39 है और साथ याद रखना है 39 आर्टिकल नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ही आता है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, याद रखना है। साथ ही अगला क्वेश्चन दिया गया है 26 में, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। यानी मौलिक कर्तव्यों की बात करते 26 में पहला ऑप्शन उठाइएगा, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा करना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद को विकसित करना है, साथ ही भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना है, यानी आप कहेंगे सर ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा। साथ ही एक क्वेश्चन होता है प्राकृतिक संपत्ति को, यानी प्राकृतिक संपत्ति होता है तो आपका मौलिक कर्तव्य होता है ना, क्योंकि आर्टिकल नंबर आपका जो आपका है 49 में कंफ्यूज हो जाते हो और जिसमें होता है ना प्रकृति की स्थापत्य जो भवनों की रक्षा करना है, तो जो प्रकृति के द्वारा बनी हुई है वो मौलिक कर्तव्य में आता है और जो लोगों के द्वारा बनाए गए हैं जैसे आपका तहजमहल, इनकी रक्षा करना वो आपके मूल कर्तव्य में होगा। लेकिन ये मौलिक कर्तव्य में होता है जो प्राकृतिक होता है, प्रकृति ने बनाया है उसकी रक्षा करना है, जैसे तालाब, झील, पेड़ पौधे, नदियां, ये आपके जो है मौलिक कर्तव्य में आते हैं। याद रखना, इसमें काफी लोग डाउट में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, कह रहा है सर अनुच्छेद 245 संसद का कार्य करता है, यानी साथ ही 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर जी एक कानून बनाना, यानी 245 के अनुसार जो संसद होती है वो कानून बना देती है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। साथ ही अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सरकारिया आयोग किससे संबंधित है।
ये जो सरकारी आयोग है ना, ये केंद्र और राज्य की भी संबंध स्थापित करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका साथी बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। साथ ही अगला क्वेश्चन दिया है कि सर भारतीय संविधान के किस राज्य के नीति निदेशक तत्व निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रेरित हैं। यानी जो नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं वो आपके आयरलैंड से लिए गए हैं, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। साथ ही अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद आपका 19 का अधिकार जो शामिल है वो किसमें है। अनुच्छेद 19 जो आपका है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी बोलने की स्वतंत्रता है ना, और बोलने की स्वतंत्रता है वो ऑप्शन नंबर आपके बी पर है, यानी आपका अनुच्छेद 19 पे हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है कि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। चलो आज स्पीड वगैरह ठीक ठाक है ना, आज तो ठीक ठाक है ना स्पीड, दिक्कत नहीं है। चलो हमने कहा सर जी संसद की जो संसदीय शासन प्रणाली है में जो कार्यपालिका किसके प्रति होती है उत्तरदायी, साथ याद रखना है आपकी क्या हो जाएगा संसदीय शासन प्रणाली। कह रहे सर जी विधानमंडल, फिर दिया है जनता, फिर दिया है न्यायपालिका, फिर दिया है इनमें से कोई नहीं। अब आप बताओ भैया 31 नंबर में फिर से रुक गई गाड़ी, अब बताओ कौन सा आंसर हो जाएगा। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। चलिए साथी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या हो सकता है। तो साथ ही याद रखना संसदीय शासन प्रणाली में हम लोग कार्यपालिका यानी जो मंत्रिपरिषद होती है और जो विधायिका यानी संसद होती है, यानी कि आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा विधानमंडल। यानी देखा जाए तो आप कहेंगे सर विधानमंडल भी आपके संसदीय कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, क्योंकि कानून बनाना है और कानून बनाना है तो आपके विधानमंडल में भी आप कहेंगे, यानी जो विधायिका होती है और आपकी कार्यपालिका ये के प्रति उत्तरदायी होती है, याद रखना है। तो ऑप्शन आपको ए नंबर आपको देना है। साथ ही अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है, यानी आपके संविधान की क्या विशेषता नहीं है। तो पहले ऑप्शन को देख लीजिएगा। कह रहे सर जी लिखित संविधान आपका है, द्विस्तरीय सरकार है, एकल नागरिकता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। आप कहेंगे बी नंबर बिल्कुल अलग हो गया है, यानी ऑप्शन आपका 20 का राइट हो जाएगा। साथ ही अगला दिया है भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर है। भारत की पंचायती राज व्यवस्था में जो स्तर है वहां पे कितने हैं, 33 नंबर दिया गया है। तो साथ ही 3 स्तर है, याद रखिए ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 3 स्तर आपके हैं, ऑप्शन बी इसका राइट। राज्य के नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए, यानी यहाँ पर कि सर जी जो 34 में जो दिए गए हैं राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, इनको क्या करना है, ये राज्य की नीतियों का निर्माण करते समय इनको ध्यान में रखना है। यानी किसको, तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को करना है ध्यान में रखकर, ये आपके क्या है आदर्श हैं, ऑप्शन डी बनेगा। साथ ही अगला दिया गया है इनमें से किसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। सर जी मौलिक कर्तव्य किसमें आता है बताइएगा मौलिक कर्तव्य। तो आकेंगे सर जी पहला ऑप्शन 51 बारे में बात हो रही है ना, तो आकेंगे सर जी भाग 4 के का में आपका आएगा मौलिक अधिकार इसमें होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पर आपके सर जी मौलिक अधिकार आपके होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सर जी अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है। अनुच्छेद 343 की अगर हम बात कर लेते हैं, यानी यहाँ पर जो आंसर है संघ की राजभाषा जो आपकी है उससे रिलेटेड आपका है, और राजभाषा हिंदी है ना, लिपि आपकी देवनागरी है। साथ ही अगला है धन विधेयक को परिभाषित करना है। हमने कहा कि किसी के पास जाओगे तो भैया 10 रुपया से कम किसी को मत देना, नहीं तो आपको उल्टा कहेगा लो हमसे ले लो, है ना। इसमें 110 में है, याद रखना है, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 38 में, कह रहा है कि कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है। यानी सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं और उनको भैया छुट्टी मिलती है, यानी अपने यहाँ पर रिटायर्ड होते हैं, और रिटायर्ड होते हैं तो साथ ही 65 वर्ष में होते हैं, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है सर भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य और स्वच्छता किसमें शामिल है। यानी जन स्वास्थ्य को और स्वच्छता को आप किसमें शामिल कर सकते हैं, साथ ही बताइएगा किसमें शामिल कर सकते हैं। 49 नंबर में दीजिएगा, ये क्वेश्चन देखो पूछा भी गया है। तो साथ ही 39 नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ये राज्य सूची के विषय हैं, यानी जन स्वास्थ्य और स्वच्छता ये राज्य सूची में आते हैं, ये नंबर आपका बनेगा। साथ ही अगला दिया है भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है। तो आप कहेंगे सर जी ये तो आपके राज्य के नीति निदेशक में है, क्योंकि आर्टिकल नंबर आपका 40 में है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कह रहे सर जी शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि एक संबंधित है, यानी आपके शिक्षा का अधिकार को साथ ही रखा गया है आपके मौलिक अधिकार में, आर्टिकल नंबर आपके 21 के ए में रखा गया है, यानी राइट आंसर आपका फर्स्ट यहाँ पर हो जाएगा, ए नंबर आपका बनेगा। साथ ही अगला दिया गया 42 निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। यानी एक क्वालिटी हमको दिखी इस बार को कि इसमें कोई गलती नहीं है ना, बिल्कुल एरर फ्री है। ये जो किताब आपकी बिल्कुल एरर फ्री है, कोई गलती अभी तक आपकी मिली नहीं है। आपको हमने ज्योग्राफी, आपको हिस्ट्री हमने कराया था, इतने क्वेश्चन कराया, लेकिन कोई गलती और कहीं भी नहीं मिली है ना। और लेकिन भैया इसके पहले जब हम सॉल्व कराते तो सबसे पहले हम सॉल्व कराते थे, और इसके बाद हमारी क्लास को लोग देखते थे, ताकि कहीं गलती होगी तो देव सर ने बता दिया होगा, है ना, क्योंकि सबसे पहले हम सॉल्व करा देते हैं। और इस बार गलती ही नहीं मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे सर जी संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव है, और उद्देश्य प्रस्ताव जो आपका है तो आप कहेंगे सर जी जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर दिया था, यानी 13 दिसंबर का दिन था, यानी 13 दिसंबर की बात है, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। सर जी दिया गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को हित निहित है।
यहाँ पर बताइएगा। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। 43 नंबर है, 43 को ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे अनुच्छेद नंबर आपको 29 है, यानी इसमें अल्पसंख्यकों के हितों को ध्यान में रखा गया है। साथ ही 2022 2021 दोनों में पूछा गया है। कह रहे सर जी भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, यानी राज्य सूची में क्या क्या मिलेगा, राज्य सूची में क्या क्या शामिल होता है। कहेंगे सर जी पुलिस बल जो आपकी राज्य सूची में है, जेल भी राज्य सूची में है, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए कानून व्यवस्था भी आपकी है, लेकिन जो दंड प्रक्रिया संहिता है, आईपीसी जो धाराएं हैं सर जी, ये आपके केंद्र में है, ना कि राज्य सूची में है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। साथ ही अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन आपका 45 है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो देखिए पहली ऑप्शन को देखिएगा, पहली विशेषता पढ़िए, कह रहा है ये अर्धसंघीय संरचना है, अर्धसंघीय संरचना है। क्या सर जी ये पहला ऑप्शन क्या सही है क्या, तो भैया संविधान की जो संघीय संरचना है अर्धसंघीय नहीं है, यानी आपके संविधान में संघीय व्यवस्था कहा गया है, अर्धसंघीय व्यवस्था नहीं कहा गया है। तो आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन ये विशेषता नहीं लग रही है। प्रतिबद्ध न्यायतंत्र आपका है, शक्तियों का वितरण है, लिखित और संविधान की सर्वोच्चता है, यानी आपका जो आंसर बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको जो दिया है ए नंबर। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको लगता है थोड़ा सा याद करना, ध्यान देना पड़ेगा। क्या प्रतिबद्ध न्याय, अच्छा न्याय तंत्र दिया है ना, न्याय तंत्र दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही अगला क्वेश्चन नंबर आपका 46 है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है, और भारतीयों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है, यानी साथी ये जो आपका है ना राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके हैं, ये आर्थिक शब्द दिया है, यानी हमने कहा रुपया पैसा से। हमने कहा सर जी लोगों को है ना, लोगों को आर्थिक तरीके से अगर न्याय देना है वो आपको राज्य के नीति निर्देशक में आपके होंगे, है ना, डीपीएसपी होंगे। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 47, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देश करता है। डीपीएसपी का हमको फुल फॉर्म हमको बता दो, हमको यावत नहीं है। ओ भाई डीपीएसपी का फुल फॉर्म हमको बता दिया करो, हमको आता कम है। चलो यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहे सर भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो राज्य सरकारों में ग्राम पंचायत, कहेंगे सर 40 नंबर आपका है, सीमा हो जाएगा। कह रहे सर जी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था, यानी जब त्रिस्तरीय की बात कर लेता है तो त्रिस्तरीय क्या होता है, तो त्रिस्तरीय की आपका जो आंसर आ गया है लगभग काफी लोगों ने दे दिया है, यानी ये बलवंत राय मेहता हो जाएंगे। अशोक मेहता आए थे, इन्होंने कहा सेकंड के हिसाब से काम चल जाएगा, यानी द्विस्तरीय व्यवस्था जो आपकी रखी थी, द्विस्तरीय व्यवस्था रखी थी वो आपकी अशोक मेहता ने रखा था। सर जी अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, तो आएंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी आर्टिकल नंबर आपका 32 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कह रहे संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है किसके तहत आता है, यानी 49 नंबर दिया गया है, तो आप कहेंगे सर ये प्राकृतिक अधिकार है, यानी कहा दिया गया है 49 नंबर में, 49 नंबर में आपका मौलिक अधिकार है, यहाँ पर प्राकृतिक न करिए। कह रहे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कह रहा है सर जी ये बताना है निम्न में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर है ना, यानी 820 फीट तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं, और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र जो आपका है वो आपका कौन सा है, यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या बनेगा। चलिए साथी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, तो क्वेश्चन बड़ा घुमाया फिराया गया है, लेकिन याद रखना है क्वेश्चन जरूर घुमाया फिराया गया है, लेकिन आपको उत्तर यहाँ पर आसान हो जाएगा। यानी अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर इसको ऑप्शन डी हो जाएगा। ये बात हो रही है कहाँ की, तो ये बात हो रही है रब अल खली रेगिस्तान की हो रही है, यानी किसकी बात हो रही है, तो ये है रब अल खली रेगिस्तान। नया क्वेश्चन है, आपको नोट कर लेना है, यानी ये रेगिस्तान का नाम है क्या, रब अल खली रेगिस्तान है, जो कि बड़े ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा यही माना जाता है। आगे बढ़ते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 में से 7 साल में एक बार दिखाई देती है। यहाँ अल नीनो शब्द का क्या अर्थ होता है, तो साथी यहाँ पर देखिएगा अल नीनो का अर्थ आपसे पूछा गया है, और पहला अगर गलत हो जाए तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन ही आपका लेवल का था, दमदार का था। अगर हम बात करें तो आईएएस के लेवल क्या उससे भी बड़ा लेवल का रहा है ना, तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, पूरा टेस्ट पेपर लगाएंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस जरूर जगेगा, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन आपका दिया है और इसका जो आंसर बनेगा वो बी हो जाएगा साथी। इसे बोला जाता है यहाँ पर बाल मसीह, यानी चाइल्ड क्रास्ट। क्या बोलते हैं सर जी, अल नीनो का मतलब होता है बाल मसीह, यानी कि चाइल्ड क्रास्ट कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन आपका होगा, थोड़ा नहीं बहुत कठिन है। क्वेश्चन नंबर आपके आते हैं 3 में, निम्न में से कौन सी है जो कोमोरो, क्या दिया है, कोमोरो संघ की राजधानी है। भैया ऐसी राजधानी हमने पहली बार पढ़ी है, तो हमने कहा सर जी ये है आपकी मोरोनी की है। कहां पर है, तो कोमोरो संघ की राजधानी मोरोनो की है, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मतलब पता नहीं आयोग ने कौन सा बदला लिया था पिछली बार 2023 में, है ना, किस चीज का बदला ले लिया ये तो हमको आज तक नहीं पता चला, लेकिन देखते हैं 2025 में क्या बदला लेगा या अपने अनुसार दलेगा।
कह रहे सर जी पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी फूड की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा बिल्कुल स्पीड के साथ घट रहे हैं सर जी आपका वन घट रहे हैं, क्योंकि भैया आदमी मरता भी है ना तो एक वृक्ष लेकर ही जाता है ना। गाँव में देखेंगे जब जलाते हैं तो एक वृक्ष कम से कम ले ही जाते हैं, है ना। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी ऊपर से जा रहा है, अभी दिमाग में जाएगा, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन आपकी स्टार्टिंग में ऐसे हैं ही हैं जो भैया ऊपर से जाने वाले थे। कह रहे सर जी 5 में कि तारों के चमकने का कारण क्या होता है, यानी जो तारे चमकते हैं वो क्यों चमकते हैं। तो साथ ही यहाँ पर धूल कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, नहीं, याद रखिए वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। यानी तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से तारे जो होते हैं वो चमकते हैं। यानी आपका जो आंसर है साथी वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बनेगा। याद रखना वायुमंडल का जो अपवर्तन होता है इस वजह से तारे चमकते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है और यह दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। 6 नंबर आपका दिया है। और 6 की अगर बात करते हैं साथी, ये जो आपकी झील है आपकी केन्या में है। कहां पर है तो साथी ये जो आपकी है ना लेक तुर्काना जो आपकी है वो आपकी केन्या में है। यानी आपका जो आंसर बनेगा 6 नंबर में वो ऑप्शन आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। साथ ही ये भी क्वेश्चन आपका ऊपर से जाने वाला है। क्वेश्चन आते हैं आपके 7 में, कह रहा है निम्नलिखित देशों को उनकी राजधानियों से आपको सुमेलित करना है। साथ ही यहाँ पर हम बात करते हैं सर जी की राजधानी में से सुमेलित करना है, तो कौन सी सुमेलित है। कुल मिला के इस प्रकार 7 नंबर आपसे यहाँ पर दिया गया है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है, कह रहे सर जाम्बिया की राजधानी, यानी जाम्बिया की राजधानी क्या है, लुसाका है। क्या हो जाएगा, लुसाका है। क्यूबा की राजधानी हवाना है, क्या है, हवाना है। रवांडा की राजधानी क्या है, तो रवांडा की राजधानी है किंगाली, है ना, क्या है, किंगाली। आप रवांडा के लोगों को देखेंगे बिल्कुल कंगाल जैसे रहते हैं, तो किंगाली हो जाएगा। और बहरीन जो बहरीन है, बहरीन की राजधानी क्या है, मनामा है। साथ ही यहाँ पर ऑप्शन आपका फर्स्ट नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। कुछ रही है इस सफल बनाए। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है सर जी 8 नंबर में कि कुछ स्थानों पर भूजल जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा हो जाता है और इस भूजल को हम लोग क्या कहते हैं। अब लॉजिक पे आते हैं, अब आपके लॉजिक वाले क्वेश्चन जिनको समझना है और आपको समझना है। हमने कहा सर जी कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं, है ना, जो भूजल है यानी जल के स्तर नीचे कठोर चट्टानें जो होती हैं उन परतों के बीच भूजल जमा हो जाता है, उसे हम लोग कहते क्या है। तो साथी से बोलते हैं जल भ्रत। क्या बोलते हैं, जल भ्रत कहते हैं। रिसा हुआ जो होता है जल वो चट्टानों में नहीं, वो मिट्टी में नीचे जाता है, ना कि चट्टान के नीचे जमा हो पाता है। तो साथ ही यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। गीजर जो होते हैं वो गर्म आपके होते हैं, जो नीचे से पानी गर्म निकलता है उसे गीजर कहते हैं, और गर्म झरना भी नहीं होगा। तो साथ ही यहाँ पर ऑप्शन बचा सी नंबर है, यानी ये जल भ्रत की बात हो रही है। क्लियर है। आइएगा क्वेश्चन आपका दिया गया है आपके 9 में, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौरमंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है। यानी कि अगर हम बात कर लेते हैं 9 में, तो आपका ऑप्शन में से क्या बनेगा। चलो भाई क्वेश्चन आपका जो दिया है 9, तो 9 में हमने कहा सर आंतरिक सौरमंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है, यानी ये बौना ग्रह कौन है, तो प्लूटो होगा नहीं, क्योंकि बात हो रही है आंतरिक की हो रही है ना। और आंतरिक में दोस्तों आता है सिरेस। कौन आता है, आंतरिक में आता है सिरेस आता है, क्योंकि प्लूटो ऑलरेडी हमारे सौरमंडल के हिस्सा से बाहर था, इस वजह से। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। खुश रहिए भैया, इसे सफल बनाए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, राजस्थान के जालौर जिले में स्थित एक प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है। तो साथ ही यहाँ पर देखा जाए 10 नंबर में ये जो रोजी पिंक यानी गुलाबी रंग का ग्रेनाइट पाया जाता है राजस्थान के जालौर में। यहाँ पर जो मिलता है ग्रेनाइट कैसा है, गुलाबी रंग का है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है सर जी शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण होता है। यानी ये बात कहाँ की हो रही है, बात हो रही है कि जब क्या होता है शीत ऋतु में बारिश होती है, कहाँ पर होती है, आपके तमिलनाडु में होती है। इसका कारण क्या होता है, क्या शीतोष्ण चक्रवात होता है, शीतोष्ण चक्रवात तो नहीं हो सकता है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया गया है, कह रहा है सर जी उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु मानसून। देखो पश्चिम वाला तो ये होता है, तो ये तो आपका आता ही नहीं है, ये तो मौसमी वाला है भाई। सी वाला अगर आप दोगे तो आप कहेंगे सर जी सी वाला तो होता है दक्षिण पश्चिम, ये तो आपका हो नहीं सकता है। स्थानीय वायु आपका हो नहीं सकता है, बस लगा दीजिए ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। हमने कहा सर ये जो आपकी बारिश होती है, एक तो अरब सागर से मानसून उठता है, भूमध्य सागर से निकलता है मानसून, और ये चक्रवात में आपके पंजाब के एरिया में बारिश करता है और एक तमिलनाडु में जम के बारिश करता है। और दो प्रकार से बारिश होती है, एक तो ये मानसून होता है और एक इधर वाला मानसून होता है। और ये सर्दियों की बात हो रही है, तो सर्दियों में जो होता है उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु यानी मानसून। क्लियर है। थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, साथ ही ये ज्योग्राफी की बात है और हमने कहा कि ज्योग्राफी है तो समझते हुए चलेंगे, समझाएंगे भी, जरूरत पड़ेगी तो हवा में भागेंगे भी।
कह रहे सर मेनन वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से आपका स्थित है। यानी 12 की अगर बात करते हैं तो कहेंगे सर जी ये जो आपका है सिक्किम में है। कहां पर है? तो 12 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, ये जो मेनन वन्यजीव अभ्यारण्य है साथ ही ये सिक्किम में है, ऑप्शन आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन दिया है सर हिमालय का कौन सा भाग है जो नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से आपका बना हुआ है। तो साथ ही यहाँ पर 13 की बात करते हैं तो हमने कहा सर ये आपका क्या है? हिमालय है। हिमालय को 4 भागों में हम लोग यहाँ पर बांट लेते हैं, है ना, 4 भागों में बांट लेते हैं। यहाँ पर पंजाब हिमालय है, यहाँ पर आपका कुमाऊं हिमालय है, यहाँ पर जो आपका है वो कौन सा है? यहाँ पर जो आपका है वो कौन सा है भैया? यहाँ पर नेपाल हिमालय है और यहाँ पर आपका है कौन है? तो आपका असम हिमालय है। हिमालय को भी 3 श्रेणियों में बांटा गया है। लास्ट में श्रेणी आती है वो शिवालिक श्रेणी आती है और ये शिवालिक श्रेणी जो आपकी आती है साथ ही यही इसका आंसर है। यानी आपका आंसर फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा कि नदियों के द्वारा जब बहा कर लाई जाती है नई संगठित ये तलछट वाली मिट्टी ये शिवालिक श्रेणी में आकर जमा होती है, यही इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा राइट। क्वेश्चन आपका दिया है आपके सर 14 में कि निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला भी कहते हैं। साथ ही याद रखना है 14 का ऑप्शन बनेगा बी, ये जो लिग्नाइट कोयला होता है थर्ड क्वालिटी का होता है, यानी इसमें कार्बन की मात्रा सही नहीं होती, ज्यादा सही नहीं होती है, तो इसे भूरा कोयला कहते हैं या इसी को हम लिग्नाइट कहते हैं। इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, थर्ड क्वालिटी का कोयला होता है। साथ ही इसका आंसर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है, इस परत की ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं। यानी साथ ही 15 की बात करते हैं तो भैया अब इसको फिर समझिएगा। कह रहे मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच सारा स्थान है ना पानी से भरा होता है, इस परत की ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं। तो कह रहे जल संस्तरण दिया यानी वाटर वेट है, यहाँ पर जल स्तर यानी वाटर लेवल है। वाटर लेवल जमीन के नीचे होता है, पत्थर में कहीं अगर पानी आ जाए तो वो वाटर लेवल नहीं होता है। जो आप 1 लोटिया पानी भर दो और बोलो वाटर लेवल हमारे घर में 5 फीट में है, वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। वाटर का कोई लेयर नहीं होता है, याद रखिए वाटर जो होता है लेयर के रूप में नहीं होता है, वाटर लेयर के रूप में नहीं होता है, लेयर के रूप में आपकी होती है क्या? आपकी परतें होती हैं जो मिट्टी के। तो साथ ही ये भी आप नहीं कहेंगे, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जल तालिका यानी वाटर टेबल इसे कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपकी 16 में, पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में आपकी स्थित है। यानी 16 की बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हम समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कठिन है, बहुत लोगों की समस्या हो रही होगी, जो लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो हमने कहा कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो शरीर के लिए अच्छी नहीं होती हैं लेकिन सेहत के लिए जरूर आपको अच्छी होंगी। यानी आपको अच्छा नहीं लगेगा खाने में लेकिन आपकी सेहत के लिए अच्छे होंगे। तो साथ ही मजबूर में होकर भी आपको पढ़ाई करना होगा, यानी आपको मजबूरी में भी कुछ चीजें खाना पड़ता है, तो मजबूरी में भी कुछ क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये आए हुए क्वेश्चन आपके हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है आपकी 17 में, कह रहे सर जी सतमालिया हिरण अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है। सीधी बात ये रट्टा मारना है, ये सूर्य दादा नगर हवेली में है। जो सतमालिया हिरण अभ्यारण्य है ये दादा नगर हवेली में, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। इसकी अभी हम आपको थ्योरी देने वाले हैं, है ना, थ्योरी आपको देंगे, जो आपकी ज्योग्राफी की थ्योरी है वो अलग से वीडियो दे देंगे, थ्योरी से सब चीजें आपको कवर भी होंगी। क्वेश्चन 18 है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताएं जो कि दी गई है क्या, जिसे दी ईगल्स नेट्स के नाम से जाना जाता है। यानी 18 की बात करते हैं तो साथ ही ये आपका तोरण का किला है। क्या है? तो साथ ही ये तोरण का किला है और ये पहाड़ी चट्टान में है और भैया इसका नाम है द ईगल्स नेस्ट और ये तोरण का किला है, ऑप्शन आपका डी बनेगा। साथ ही अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके 19 में, भारत का थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है जिसका जनसंख्या घनत्व जो आपका है कितना है। तो साथ ही इस बात को याद रखना है कि ये जो आपका थार मरुस्थल है ये विश्व का सबसे घनी आबादी वाला है, लोग यहाँ पर ज्यादा रहते हैं। तो हमने कहा सर 19 नंबर है, तो ये आपका देखा जाए तो आपके 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी बन जाएगा, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है आपके 20 में, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है जो भारत की समय संरक्षक यानी टाइम कीपर है, अर्थात ये भारत की समय प्रणाली की निगरानी करती है और समय प्रणाली की निगरानी करने वाली ये संस्था है आपकी डी नंबर है CSIR NPL, है ना। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हम अच्छा नहीं कहेंगे अरे यार ये तो बिना लेवल के है ना, पेड एग्जाम वालों को दे दिया और ऐसा लेवल दे दिया कि बच्चों का डिमोटिवेशन क्या बहुत डिमोटिवेशन हो गया, यानी बहुत लोगों ने तो पेपर ही छोड़ दिया था। तो दोस्तों ये आपकी NPL आपकी है, NPL संस्था है जो आपके यहाँ पर समय संरक्षण यानी टाइम की निगरानी करती है, ऑप्शन आपको डी देना है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है मिलाप ग्लेशियर, ये सही है सर। मिलाप ग्लेशियर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आपकी स्थित है। यहाँ पर 21 को ऑप्शन देना है, यहाँ पर आंसर आपको देना है कि सर मिलाप ग्लेशियर जो आपका है वो कहाँ पर है, कई नंबर आपसे दिया गया है। तो हमने कहा सर मिलाप ग्लेशियर है और ये जो आपका स्थित है वो आपके कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। यानी उत्तराखंड है तो आप कहेंगे सर इसका जो ऑप्शन दिया गया है वो राइट में से क्या हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। जो मिलाप ग्लेशियर है वो कहाँ पर है, आपके उत्तराखंड, इसका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की जलवायु को कहा जाता है, यानी जो भारत की जलवायु है, भारत की जो जलवायु है वो आपकी कैसी है। तो 22 नंबर का ऑप्शन बनेगा दोस्तों ये मानसूनी जलवायु है
कि भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। यानी साथी वन की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये मनाते हैं 14 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 14 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है। यानी आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा 14 दिसंबर। साथ ही अगले पॉइंट में आते हैं और अगला पॉइंट जो आपका दिया है 4 नंबर है कि निम्न में से कौन सा भारत का पहला डीबीओटी यानी डिजाइन, निर्माण, संचालन और हस्तांतरण मॉडल आउटडोर स्टेडियम है। तो साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो 4 नंबर में ये है आपका स्पोर्ट जो आपका हब है तिरुवनंतपुरम आपका है। साथ ही इसका ऑप्शन आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। साथ ही अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत के महान त्रिकोणमिति सर्वेक्षण का काम 10 अप्रैल 1802 को मद्रास में हुआ था। इसको हटाते हैं, है ना, फैल ज्यादा रहा है। चलो यहाँ पर आपसे कह रहा है सर जी कि भारत के महान त्रिकोणमिति सर्वेक्षण का जो काम है 10 अप्रैल 1802 को मद्रास में शुरू हुआ था। जब मद्रास देशांतर से संबंधित एक आधारभूत माप किया गया तो वर्तमान में मद्रास वेधशाला को किस नाम से जाना जाता है। तो साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपका जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो सकता है। तो हमने कहा सर 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ये भारतीय खगोलीय भौतिकी संस्थान है। यानी राइट आंसर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। देखिएगा अगले क्वेश्चन में कह रहा है नीति सार यानी राजनीति के तत्व जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा यहाँ पर लिखा गया था। साथ ही यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं आपके 7 में तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो साथ ही 7 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर है, ये आपका है कामंदक। क्या है? कामंदक है। यानी ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, कामंदक इसका हो जाएगा। देख लो भैया कितना कठिन है। यानी नीति सार के कौटिल्य है और इनके अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है जिसके द्वारा लिखा गया। तो आपकी ये कौन है? तो कामंदक है। यानी आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। साथ ही अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा दिन है जो हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी साथ ही 8 का ऑप्शन आपका भी हो जाएगा, 13 अक्टूबर यानी बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है। चलिए हमें कोई स्पीड थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। कह रहा है सचिन निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत आसियान क्षेत्रीय संभाषण यानी भागीदार पार्टनर बना था। तो साथ याद रखिए कि भारत जो था ये आसियान का सदस्य जो बना था वो याद रखना है 1992 को बना था। ऑप्शन आपका सी बनेगा। साथ ही अगला है तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार भूमि, समुद्र और वायु पर साहित्यिक कार्य के लिए या कार्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है और इस पुरस्कार के लिए नगद पुरस्कार जो आपकी होती है वो आपकी क्या होती है। तो साथ ही 15 लाख दिया जाता है। यानी जो तेंजिंग नॉर्वे साहसिक पुरस्कार है उसके लिए 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। साथ ही अगला क्वेश्चन दिया गया है कि घोड़े की नाल के आकार की पातालकोट घाटी का रमणीय दृश्य प्रदान करने वाला तामिया हिल स्टेशन भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में है। यानी तामिया हिल स्टेशन जो आपका दिया है साथ ही 11 नंबर में वो आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा मध्य प्रदेश। साथ ही अगले क्वेश्चन में आते हैं और अगला क्वेश्चन आपको उसके पहले बता दें जो लोग नए हैं तो आपको बता दें कि यहाँ पर करंट अफेयर की भी क्वेश्चन है। यानी जो समान जागरूकता के साथ साथ इस बुक में क्या किया गया है ना, जो अंकित भाटी सर की बुक है तो उसमें क्या है जो समान जागरूकता है उसी के साथ करंट अफेयर को किया गया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करंट अफेयर को भी छाप दिया गया है। तो इसलिए हम करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है उनको यहाँ पर हटा देंगे और जितने हाईलाइट किए गए हैं वो सिर्फ आपकी स्टैटिक जीके हैं उतना ही हम सॉल्व करेंगे। साथ ही जो बाद में जुड़े उनके लिए आपकी जानकारी है। कह रहा है सर भारत के निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार यहाँ पर मिला था। तो साथ याद रखना है ये जो बायकुला है रेलवे स्टेशन है महाराष्ट्र में है, इसको मिला था जो कि पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार। ऑप्शन सी बनेगा। साथ ही अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में की हिस्सेदारी 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। यानी 15 की बात करते हैं तो साथ ही प्राकृतिक गैस को बढ़ाने के लिए है 2030 तक जो ऊर्जा मिश्रण में याद रखिए प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 15% बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी कोमोरोस संघ की राजधानी है। यानी कोमोरोस संघ की जो राजधानी है साथ ही यहाँ पर 18 नंबर में वो आपका भी हो जाएगा। ये है मोरोनी की है। किसकी है? तो मोरोनी ऑप्शन आपका भी बनेगा। साथ ही आपको उन्हीं से निम्नलिखित में से किसने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी है। तो साथ ही 19 की बात कर लेते हैं। तो साथ ही ये आपके कौन है? श्री यास्काचार्य हैं। श्री यास्काचार्य यानी ऑप्शन हमारा आपका सी हो जाएगा। यानी 2023 की परीक्षा में आयोग वाले ने पूरी दुश्मनी निकाल लिया है ना। जो आयोग में आंदोलन करने गए थे बच्चे है ना, पिछली बार कोई आपका पेपर लगा था उसमें आंदोलन कर रहे थे शायद आरओ वाला है ना, उसकी वजह से कहीं ना कहीं देखा जाए उसका पूरा का पूरा पूरी दुश्मनी निकाल लिया था। सर जी निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय जो आपका है लंदन यानी यूनाइटेड किंगडम में है। तो साथ ही 20 की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर आंसर नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है। कह रहा है सर जी यहाँ पर दिया गया है आपसे क्वेश्चन कि संत मालिया हिरण अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में।
वॉइस नहीं आ रही क्लियर? चलो, आवाज वगैरह क्लियर नहीं आ रही क्या भाई? आ रही है? चलो देखो, दिया है संत मालिया हिरण अभ्यारण्य भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है। यानी आपका 21 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन जो आपका बनेगा यहाँ पर 21 नंबर में, वो ऑप्शन ये हो जाएगा, ये दादरा नगर हवेली में है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। साथ ही अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पांगी घाटी भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है। 22 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या है, तो हमने कहा सर पांगी घाटी जो आपकी है ना, वो आपकी है कहाँ पर है, तो साथ ही ये हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में है आपकी पांगी घाटी। कोलकाता में स्थित पैट विलियम्स ग्राउंड निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। साथ ही 23 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये पोलो खेला जाता है, यानी इस ग्राउंड में पोलो खेला जाता है, पैट विलियम्स ग्राउंड जो कि आपकी कोलकाता में है। साथ ही अगला क्वेश्चन है, पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी 24 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर जी जो वन है ना, ये वन सबसे ज्यादा घट रहे हैं, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। साथ ही अगला क्वेश्चन दिया है, मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे, वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। यानी अगर हम बात करते हैं 25 में, तो साथ ही आपका आंसर क्या हो सकता है, तो भैया जो मोतीलाल तेजावत है और ये जो आपके जुड़े रहे हो किस आंदोलन से हैं, तो थोड़ा सा क्या कर देते हैं, इसको हम छोटा कर देते हैं और आपका जो आपका आंसर बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इनका जो आपके मोतीलाल तेजावत थे, इनका संबंध आपके राजस्थान से था, यानी ऑप्शन आपका डी बनेगा। साथ ही अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ का जो किला है, जिसे दक्कन दरवाजा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहिर राजा के द्वारा बनवाया गया था। तो साथ ही 26 की बात करते हैं तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये राजा थे आसा अहिर। क्या थे? आसा अहिर। ऑप्शन आपका बी बनेगा। साथ ही अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है पूला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है। यहाँ पर बताना है पूला जो आपकी है वो किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है। यानी 34 की बात करते हैं तो साथ याद रखना है बोत्सवाना की है। कहाँ की है? बोत्सवाना की है, जहां से आपको हीरा भी पैदा होता है। साथ ही अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत सरकार के द्वारा 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र आपका कर दिया गया। यानी देखा जाए तो आपका 35 नंबर का जो ऑप्शन है साथी ए हो जाएगा, अशोक चक्र वर्ग थर्ड जो आपका है भैया, तो वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया है, यानी ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला है रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन जिसको बोलते हैं OPCW में कितने सदस्य राष्ट्र आपके हैं। यानी 36 की बात करते हैं तो साथ ही आपका 193 हो जाएगा सी नंबर। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है। तो साथ ही मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है, यहाँ पर याद रखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो मालदीव की माली राजधानी है, लेकिन यहाँ की जो आपकी भाषा है ना, यहाँ की जो भाषा है वो आपकी है दिवेही। क्या है? दिवेही है। ऑप्शन आपका भी बनेगा। साथ ही अगला दिया है कि पेरुंगदाई कोंगू वेलिर द्वारा लिखित महाकाव्य कृति है और यह भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है। यानी 38 की बात करते हैं तो साथ ही याद रखना है ये तमिल साहित्य आपका है। यानी जो आपका दिया है पेरुंगदई कोलुंग वेली जो आपका है ये तमिल साहित्य से जुड़ा है। ऑप्शन आपका डी बनेगा। साथ ही अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कुथु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आपके कूथमलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है। यानी 39 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये केरल की है। कहाँ का है? तो आपका ये कुथु भारत का जो आपका है आपके कूथमलम मंदिर, ये एक सामाजिक धार्मिक कला है जो कि आपकी केरल से है। साथ ही अगला है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर आपका स्थित है। यानी 40 की बात करते हैं तो साथ ही 40 को ऑप्शन बनेगा बी, ये जो आपके मैसूर यानी कर्नाटक में है, जो कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान है वो आपके मैसूर कर्नाटक में है। साथ ही अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तेलंगाना राष्ट्र के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, उनका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक के दौरान किया गया था। यानी 41 की बात करते हैं तो साथ ही ऑप्शन हो जाएगा काकतीय वंश के शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, जो आपका रमप्पा मंदिर है। साथ ही नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आपकी नौटंकी करते हैं उत्तर प्रदेश वाले, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय वो आपकी कहाँ पर है, तो साथ ही याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय आपके स्विट्जरलैंड में है। यानी आपका जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है वो आपके स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। चलिए साथी बताना है कि सर थॉमस कप का जो संबंध है वो आपका जो है किससे है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका 68 नंबर दिया है और 68 का जो ऑप्शन बनेगा वो साथी क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये बैडमिंटन से जुड़े हैं। क्या है? बैडमिंटन, यानी जिसका ऑप्शन आ रहा है बैडमिंटन, उसका जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। साथी याद रखना है।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है प्रसिद्ध बुक है आपकी है और इस बुक का नाम क्या है, तो विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। तो साथ ही याद रखना है कि विंग्स ऑफ फायर जो आपकी है वो आत्मकथा जो आपकी है पूछी गई है। तो आप कहेंगे सर जी ये जो आपकी है एपीजे अब्दुल कलाम की है, यानी राइट आंसर आपका बी के साथ बिल्कुल सही जाएगा। साथ ही अगला दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाते हैं या किस दिन मनाया जाता है, तो अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। साथ ही अगला दिया गया है कि किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी 71 की बात करते हैं तो सर जी 8 अक्टूबर को मनाते हैं, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है, यानी इजराइल की राजधानी की बात करते हैं जेरूसलम है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला है चरक संहिता जो संबंधित हुआ कि किसे है, तो चरक संहिता जो आपकी संबंधित है 73 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर ये चिकित्सा से जुड़ी है, यानी ऑप्शन आपका बी बनेगा। साथ ही अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है 74 नंबर में वो आपकी असम में है, यानी ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला है कितने भारतीय राज्य हैं नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, यानी 75 की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5 हैं जो कि आपके नेपाल के साथ हैं भारतीय राज्य जो आपके हैं वो सीमा साझा करते हैं, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी कोस्टारिका की राजधानी है, यानी कोस्टारिका की राजधानी जो आपकी साथी है वो आपकी सैन जोस है, क्या है सैन जोस है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला दिया है हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14 सितंबर, ऑप्शन आपका ए बनेगा। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, बार बार आपने पढ़ा भी होगा, तो आप कहेंगे सर जी आपके औरंगाबाद, यानी ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ओडम जो आपका है कहाँ का है, तो हमने कहा सर ओके दिया है, ओके मतलब आपका केरल हो जाएगा, यानी बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। साथ ही अगला आपसे दिया गया है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई इनमें से कौन थे, यानी नोबेल पुरस्कार जीतने वाले जो साथी थे रविन्द्रनाथ टैगोर थे, यानी ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला है इंडिका जो मौर्य भारत का एक लेख है किसके द्वारा लिखा गया था, तो साथ ही याद रखना है ये जो इंडिका है वो लिखी गई है आपके मेगस्थनीज, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। भरतपुर में जो पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान है इसका नाम क्या है, तो साथ ही 82 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका भरतपुर पक्षी है यानी केवलादेव खाना राष्ट्रीय उद्यान है, ये सब हमारे मैराथन क्लासों में आपको मिल गया होगा। यहाँ पर अगला दिया गया है कि थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जानते हो किसको जानते हैं, तो साथ ही आपके भूटान को जाना जाता है। अगला है कि रियाद किस देश की राजधानी है, यानी रियाद की अगर राजधानी पूछा गया है तो आप आंसर जरूर दे सकते हैं। हमने कहा सर रियाद किस देश की राजधानी है, जवाब 84 दिया गया है, और 84 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी सऊदी अरब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रियाद जो आपकी है सऊदी अरब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सर जी क्षेत्रफल के हिसाब से है ना, क्या दिया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न से कौन सा राज्य सबसे छोटा है, यानी राज्य दिया है तो आप कहेंगे सर जी आपका गोवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं। चलो भाई चलिए, है ना, हमने कहा बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं, तो 86 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 24 अक्टूबर बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध जो खजुराहो मूर्ति कलाएं आपकी स्थित है आपकी कहां पर है, 87 में, तो आप कहेंगे सर जी ये तो आपके मध्य प्रदेश में है, यानी ऑप्शन आपका सी बनेगा। साथ ही अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है प्रसिद्ध नवकलेश्वर उत्सव जो आपका है वो किस राज्य से संबंधित है, तो साथ ही ये जुड़ा है आपके उड़ीसा से है, यानी जो आपका दिया है नवकलेश्वर उत्सव ये आपके उड़ीसा से है, ऑप्शन डी बनेगा। अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिए जाते हैं, तो साथ ही अर्जुन पुरस्कार जो आपका होता है ना वो खेल के क्षेत्र में जो अच्छा प्रदर्शन करता है, यानी ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे